प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्कार दोस्तों, आप सबका झारखंड सरकार के डिजी साथ प्रोग्राम में स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। तो हम एपिसोड की शुरुआत में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले हैं साइंस का अध्याय जीव जनन कैसे करते हैं। हम इस अध्याय का चौथा भाग देखेंगे आज और फिर उन पर आधारित कुछ रोचक प्रश्नों को भी जानेंगे। फिर हम 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस का अध्याय लोकतंत्र के परिणाम। हम इस अध्याय का दूसरा भाग देखेंगे आज और फिर उन पर आधारित कुछ प्रश्नों को भी जानेंगे। फिर हम 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हम इस चैप्टर का 4th पार्ट देखेंगे आज और फिर उन पर आधारित कुछ प्रश्नों को भी जानेंगे। फिर हम 12वीं कक्षा में बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि है मानव स्वास्थ्य और रोग। हम इस चैप्टर का दूसरा पार्ट देखेंगे आज और फिर उन पर आधारित कुछ रोचक प्रश्नों को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम डिजी साथ। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जीव जनन कैसे करते हैं इसका हम आखिरी अंश भाग 4 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने मानव में लैंगिक जनन की प्रक्रिया को समझा था। इस वीडियो में हम जनन स्वास्थ्य पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जनन स्वास्थ्य होता क्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक स्वास्थ्य है। तो ये जनन स्वास्थ्य की परिभाषा हो गई। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि लैंगिक परिपक्वता एक क्रमिक प्रक्रम है, ये सब में धीरे धीरे होता है। अतः किसी सीमा तक लैंगिक परिपक्वता का अर्थ यह नहीं है कि शरीर अथवा मस्तिष्क जनन क्रिया अथवा गर्भधारण योग्य हो गए हैं। और अगर हम जनन क्रिया और गर्भधारण के लिए तैयार नहीं है, हमारा शरीर इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं है, तो ये चीज किसी व्यक्ति के जनन स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। और दोस्तों, मैथुन के कुछ स्वास्थ्य परिणाम भी हैं। आइए इसको हम समझते हैं। इसमें जो सबसे पहला परिणाम है वो है यौन संचारित रोग, जिन्हें हम एसटीडी कहते हैं। ये आमतौर पर मैथुन द्वारा अधिग्रहित किया जाता है। जीव जिसमें कि बैक्टीरिया, वायरस या परजीवी आते हैं जो यौन संचारित रोगों का कारण बनते हैं। वे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रक्त, वीर्य या योनि और अन्य शारीरिक तरल पदार्थों में पारित हो सकते हैं। इसमें जीवाणु जनित जैसे कि गोनेरिया तथा सिफिलिस एवं वायरस संक्रमण जैसे कि मस्सा तथा एचआईवी एड्स शामिल हैं और ये बहुत ही खतरनाक बीमारियां होती हैं। तो इन सब बीमारियों को होने से रोकने के लिए, एसटीडी को रोकने के लिए हम कुछ गर्भ निरोधक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वे उपकरण हैं जो किसी भी तरह से व्यक्तियों के जनन स्वास्थ्य में हस्तक्षेप किए बिना गर्भधान या गर्भावस्था को रोकते हैं। अब सबसे प्रचलित जो गर्भ निरोधक है वो है कंडोम, जो कि गर्भ निरोधक के साथ साथ एसटीडी यानी कि यौन संचारित रोगों को भी रोकता है। तो इसको इस्तेमाल करने से हम एसटीडी से बच सकते हैं।
मैथुन के कुछ और स्वास्थ्य परिणाम हैं अवांछित गर्भ। अब ये असुरक्षित यौन संबंध से हो सकता है, तो इसमें भी हम कॉन्डम के इस्तेमाल से अवांछित गर्भ से बच सकते हैं। लेकिन कुछ और गर्भ निरोधक भी हैं जो कि इसे रोक सकते हैं, जिन्हें हम कहते हैं अंतःगर्भाशय युक्तियां यानी कि आईयूडीज। इसका एक आम उदाहरण है कॉपर टी। ये जो उपकरण होते हैं ये टी के आकार की वस्तु होती हैं जो कि विशेषज्ञ नर्स या डॉक्टर के द्वारा गर्भाशय में लगाया जाता है ताकि गर्भाशय में युग्मनज का अंतरोपण ना हो पाए, जिससे कि फिर गर्भधारण होगा ही नहीं। और दोस्तों ये भी काफी प्रचलित उपाय है गर्भ निरोध का। इससे अगला गर्भ निरोधक है गर्भ निरोधक गोली और इंजेक्शन का इस्तेमाल। ये हमारे शरीर हार्मोन में असंतुलन पैदा करते हैं जिससे कि गर्भधारण ना हो पाए। ये अंडोत्सर्ग और गर्भाशय परतों पर भी असर डालते हैं। अगली गर्भ निरोधक विधि है शल्य क्रिया विधियां। इसको हम बंध्यकरण भी कहते हैं। इस विधि में डॉक्टर शल्य क्रिया से मादा जनन तंत्र में फैलोपियन ट्यूब्स और नर जनन तंत्र में शुक्र वाहिकाओं को कट कर टाई कर देते हैं, जिससे कि दोनों जनन कोशिकाओं का स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाएगा, जिससे कि फिर निषेचन नहीं होगा और अंत में गर्भधारण भी नहीं होगा। महिलाओं में इस विधि को नलिका उच्छेदन कहते हैं और पुरुषों में इस विधि को शुक्रवाहक उच्छेदन कहते हैं। आइए दोस्तों अब कुछ अन्य परिणाम देख लेते हैं। तो कुछ शल्य क्रियाएं होती हैं जिससे कि गर्भवती महिला का गर्भधारण हटाया जाता है। इसे हम गर्भपात यानी कि अबॉर्शन भी कहते हैं। लेकिन इस तकनीक का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है, इसको दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसमें कि मादा गर्भ का चयनात्मक गर्भपात किया जाता है और बच्चे के जन्म से पहले ही ये उसका लिंग निर्धारण करके करते हैं। और जिस तकनीक से ये लिंग निर्धारण किया जाता है इसको हम उल्बवेधन यानी कि एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। इसमें प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण होता है। तो मादा भ्रूण को लोग जन्म से पहले ही मार देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। इसीलिए ये तकनीक भी अब गैर कानूनी हो गई है, क्योंकि इससे हमारे समाज की कुछ इकाइयों में मादा भ्रूण की निर्मम हत्या के कारण हमारे देश में लिंग अनुपात तीव्रता से घट रहा है, जो कि चिंता का विषय है और ये भी जनन स्वास्थ्य पर असर डालता है। अब दोस्तों एक और बात जो जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत आती है वो है अत्यधिक जनसंख्या। और अत्यधिक जनसंख्या भी जनन की वजह से होती है। एक समष्टि में जन्म दर एवं मृत्यु दर जनसंख्या आकार का निर्धारण करते हैं और अत्यधिक जनसंख्या के अपने ही नुकसान होते हैं और ये भी जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत आती है, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया। इस चीज से बचने और सही करने के लिए हम गर्भ निरोधक का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि एक अच्छा भविष्य हम बना पाए। आज की इस वीडियो में हमने जनन स्वास्थ्य पर चर्चा करी और हमने जाना कि ये क्या होता है और फिर इसके बाद हमने गर्भ निरोधक को भी समझा, जिसमें कि हमने कई सारे गर्भ निरोधकों पर भी एक नजर डाली। और दोस्तों मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के ये जो विषय है इसको हमने खत्म कर लिया है और ये अध्याय भी आज हमने यहाँ पर खत्म कर दिया है। आप इसको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम इस अध्याय का प्रैक्टिस क्वेश्चंस का वीडियो देखेंगे और जानेंगे कि आपको इस अध्याय में से कैसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद।
हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस स्मार्ट क्लास में। दोस्तों, आज हम राजनीतिक विज्ञान के पाठ 7 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है लोकतंत्र के परिणाम। दोस्तों, आज हम लोकतंत्र के परिणाम पाठ के भाग 2 को करेंगे। इससे पहले हम इस पाठ का एक भाग और कर चुके हैं, जिसमें हमने लोकतंत्र के बारे में जाना था और जाना था कि लोकतंत्र बाकी सभी शासन प्रणाली से किस प्रकार बेहतर है। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आर्थिक समृद्धि और विकास के बारे में पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि क्या आर्थिक समृद्धि और विकास लोकतंत्र के परिणामों में से एक है या नहीं। उसके बाद दोस्तों हम चर्चा करेंगे लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियों के बारे में। दोस्तों, उसके बाद हम असमानता और गरीबी में कमी के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि क्या लोकतंत्र असमानता और गरीबी को कम करने में सहायक है या नहीं। दोस्तों, उसके बाद हम सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य के बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि क्या लोकतंत्र लोगों की गरिमा और आज़ादी को बढ़ाता है या नहीं। दोस्तों, हम जानेंगे कि क्या लोकतंत्र लोगों को गरिमा और आज़ादी दिलाने में सहायक है या नहीं। क्या ये लोकतंत्र का एक परिणाम कहा जा सकता है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर की। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आर्थिक समृद्धि और विकास से। दोस्तों, लोकतंत्र की शासन व्यवस्था से ये उम्मीद रखी जाती है कि लोकतंत्र किसी देश को विकास की ओर लेकर जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम 1950 से 2000 के बीच के सभी लोकतांत्रिक शासनों और तानाशाहियों के कामकाज की तुलना करें तो ये बात सामने आती है कि आर्थिक समृद्धि के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड लोकतंत्र की तुलना में बेहतर ही रहा है। दोस्तों, लोकतंत्र का उच्चतर आर्थिक समृद्धि हासिल ना कर पाना ये इस शासन की एक अक्षमता को दर्शाता है, जो हमारे लिए एक चिंता का कारण है। लेकिन दोस्तों, इसी अक्षमता के कारण हम लोकतंत्र को खारिज नहीं कर सकते हैं। हम ये बात नहीं कह सकते हैं कि तानाशाही लोकतंत्र से बेहतर है या लोकतंत्र तानाशाहियों से बेकार है। दोस्तों, किसी भी देश का आर्थिक विकास केवल एक ही कारक पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि किसी भी देश का आर्थिक विकास बहुत से कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि उस देश की जनसंख्या का आकार, वैश्विक स्थिति, अन्य देशों से सहयोग और उस देश के द्वारा तय की गई आर्थिक प्राथमिकताएं। दोस्तों, अभी हमने जाना कि तानाशाही और लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के आर्थिक विकास दर में अंतर है। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुनाव ही बेहतर है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनेक सकारात्मक फायदे हैं। चलिए दोस्तों, इन सकारात्मक फायदों के बारे में जानते हैं और लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियों के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, लोकतंत्र की उपलब्धियों के बारे में जानने के लिए हम कुछ तथ्यों और आंकड़ों का सहारा लेंगे। दोस्तों, वर्षों से लोकतंत्र के अनेक अध्येताओं ने सावधानी पूर्वक ऐसे प्रमाण इकट्ठे किए हैं जो बताते हैं कि लोकतंत्र का आर्थिक विकास और आर्थिक समानताओं से कैसा रिश्ता है। दोस्तों, आंकड़े बताते हैं कि जब हम सिर्फ गरीब तानाशाही देश और गरीब लोकतांत्रिक देश की तुलना करते हैं तो उन देशों के आर्थिक विकास में कोई अंतर नहीं दिखाई देता है। दोस्तों, ये तो है लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियों की बात। अब हम लोकतंत्र में असमानताओं के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अब आप ही सोचिए, अगर किसी लोकतांत्रिक देश में किसी तरीके से आर्थिक विकास हो भी जाता है, तो क्या आर्थिक विकास से जो आय आएगी वो क्या नागरिकों के बीच समान रूप से वितरित हो भी पाएगी?
और अगर आय का वितरण समान ना हुआ तो उसका क्या फायदा दोस्तों, वैसे तो लोकतंत्र राजनीतिक समानता पर आधारित है। इसका अर्थ ये है कि लोकतंत्र में हर नागरिक कानून के सामने समान है। लेकिन दोस्तों, लोकतंत्र आर्थिक समानता को नहीं बढ़ाता है। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि हम लोकतंत्र में आर्थिक असमानताओं को बढ़ा हुआ पाते हैं। इसका अर्थ ये है कि सभी वर्ग एक समान नहीं होंगे। आर्थिक रूप से किसी समूह के पास अधिक पैसा होगा या आर्थिक रूप से कोई समाज शक्तिशाली होगा और दूसरा शक्तिशाली नहीं होगा। इतना ही नहीं दोस्तों, ऐसे देश में अमीर लोग और अमीर होते जाते हैं और गरीब लोग गरीब से भी गरीब होते जाते हैं। और दोस्तों, ऐसे देशों में ये भी देखा जाता है कि गरीब लोगों को अपने जीवन बसर के लिए बहुत ही कम साधन मिलते हैं। कई बार तो दोस्तों उन्हें भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने भी मुश्किल होती है। दोस्तों, कुछ देश तो ऐसे हैं जहां पर गरीबी की स्थिति इससे भी खराब है, जैसे कि बांग्लादेश। चलिए दोस्तों, अब पढ़ते हैं अगले बिंदु के बारे में, जो है सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य। दोस्तों, इस सामंजस्य को जानने के लिए हम एक प्रश्न से शुरुआत करेंगे। ये प्रश्न है कि क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था शांति और सद्भाव का जीवन नागरिकों को प्रदान करने में मददगार है या नहीं? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर है हाँ, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदर की प्रतिद्वंद्विताओं को संभालने की प्रक्रिया विकसित कर लेती है। दोस्तों, इससे इन टकरावों के विस्फोटक या हिंसक रूप लेने का अंदेशा कम हो जाता है। दोस्तों, कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के बीच के टकरावों को पूरी तरह से या स्थायी रूप से खत्म नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों, इन अंतरों और विभेदों का आदर करना लोग सीख सकते हैं और इसके बीच बातचीत से सामंजस्य बिठाने का तरीका विकसित कर सकते हैं। दोस्तों, इन सामंजस्य को बिठाने के लिए लोकतंत्र सबसे अच्छा शासन है। दोस्तों, ये देखा जाता है कि गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदरूनी सामाजिक मतभेदों से आग फेर लेती है या उन्हें दबाने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों, ऐसा लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं होता है। दोस्तों, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक अंतर, विभाजन और लोगों के बीच टकरावों को बहुत अच्छे से संभाला जाता है, जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक बड़ा गुण है। लेकिन दोस्तों, लोकतंत्र के इस परिणाम को हासिल करने के लिए खुद लोकतांत्रिक व्यवस्था को 2 शर्तों को पूरा करना होता है। दोस्तों, जिसमें से कि पहली शर्त में ये गौर करना जरूरी है कि लोकतंत्र का सीधा सीधा अर्थ बहुमत की राय से शासन करना नहीं होता है, बल्कि दोस्तों, बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना होता है। बहुमत को अल्पमत के साथ काम करने की जरूरत होती है। दोस्तों, तभी सरकार जन सामान्य की इच्छा से प्रतिनिधित्व कर पाती है। दोस्तों, इसी के साथ दूसरी शर्त ये है कि लोकतंत्र में ये समझना जरूरी है कि बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल अथवा भाषा के आधार पे बहुसंख्यक के समूह का शासन नहीं होता है। यानी कि कोई समूह जो कि धर्म के आधार पर बहुसंख्यक है, तो उसका शासन लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। दोस्तों, बहुमत के शासन का मतलब ये होता है कि हर फैसले या चुनाव में अलग अलग लोग और समूह बहुमत का निर्माण कर सके या बहुमत में हो सके। दोस्तों, लोकतंत्र तभी तक लोकतंत्र रहता है जब तक प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। दोस्तों, अगर लोकतंत्र में किसी व्यक्ति को अपने जन्म के आधार पर
बहुसंख्यक समुदाय यानी कि वो समुदाय जो संख्या में अधिक है उसका हिस्सा बनने के लिए रोका जाता है, तब लोकतांत्रिक शासन उस व्यक्ति या समूह के लिए समावेशी नहीं रहता है। चलिए दोस्तों, अब चर्चा करते हैं नागरिकों की गरिमा और आजादी के बारे में। दोस्तों, व्यक्ति की गरिमा और आजादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन व्यवस्था से काफी आगे है। दोस्तों, लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति अपने साथ के लोगों के साथ सम्मान पाना चाहता है और इसी के कारण लोकतांत्रिक व्यवस्था में टकराव पैदा होते हैं। दोस्तों, टकराव जब पैदा होते हैं जब कुछ व्यक्तियों को लगता है कि उनके साथ सम्मान का व्यवहार नहीं किया गया या उनकी गरिमा को चोट पहुंचाई गई है। दोस्तों, लोकतंत्र में गरिमा और आजादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार होता है। चलिए दोस्तों, इस बात को हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं, जिसमें हम स्त्रियों की गरिमा के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, दुनिया के अधिकांश समाज पुरुष प्रधान समाज रहे हैं। दोस्तों, महिलाओं के लंबे संघर्ष के बाद अब जाकर यह माना जाने लगा है कि महिलाओं के साथ गरिमा और समानता का व्यवहार लोकतंत्र की जरूरी शर्त है। और दोस्तों, अगर आज महिलाओं के साथ सम्मान और बराबरी का व्यवहार अपनाया जा रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि शुरुआत से ही औरतों के साथ ऐसा व्यवहार होता आया है। दोस्तों, लोकतंत्र में औरतों के सम्मान को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया और औरत के बराबर के दर्जे को मान लिया गया। इसी के कारण अब जाकर औरतों को समान अधिकार और समान गरिमा मिलने लगी है। लेकिन दोस्तों, अलोकतांत्रिक व्यवस्था में ये बात संभव नहीं थी, क्योंकि वहाँ व्यक्तिगत आजादी और गरिमा ना तो वैधानिक रूप से मान्य होती है और ना ही नैतिक रूप से। जबकि लोकतंत्र में ऐसा नहीं देखा जाता है। वहाँ पर व्यक्ति की आजादी या व्यक्तिगत आजादी को वैधानिक और नैतिक दोनों ही रूपों में देखा जाता है। दोस्तों, इसके अलावा लोकतंत्र की और भी कई खासियत और उपलब्धियां हैं। दोस्तों, लोकतंत्र की एक खासियत यह है कि इसकी जांच और परख और लोकतंत्र की परीक्षा कभी खत्म नहीं होती है। दोस्तों, अगर लोकतंत्र एक जांच पर खरा उतरता है तो उसकी दूसरी जांच आकर खड़ी हो जाती है। दोस्तों, जब जनता को लोकतंत्र से थोड़ा लाभ मिल जाता है तो वे और लाभ की मांग करने लगते हैं। वे लोकतंत्र से और अच्छा काम चाहते हैं। यही कारण है कि जब हम उनसे पूछते हैं लोकतंत्र के कामकाज के बारे में तो वो हमेशा लोकतंत्र से जुड़ी अपनी अन्य अपेक्षाओं को बताने लगते हैं और लोकतंत्र के बारे में शिकायतें करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, ये शिकायतों का बना रहना भी लोकतंत्र की सफलता ही है। इससे ये पता चलता है कि लोग अब सचेत हो गए हैं और वो सत्ता में बैठे लोगों के कामकाज का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने लगे हैं। दोस्तों, लोकतंत्र के कामकाज से लोगों का असंतोष जताना लोकतंत्र की सफलता ही है और साथ ही यह लोगों के प्रजा से नागरिक बनने की गवाही भी देता है। ये बताता है कि लोकतंत्र में लोग प्रजा नहीं रही है बल्कि वो नागरिक बन गए हैं। दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। दोस्तों, सबसे पहले हमने लोकतंत्र के परिणामों के बारे में पढ़ा। हमने जाना कि कैसे लोकतंत्र में आर्थिक समृद्धि और विकास का दर इतना ऊंचा नहीं है। लोकतंत्र के मुकाबले तानाशाहियों में अधिक आर्थिक समृद्धि और विकास देखने को मिलती है। उसके बाद हमने जाना कि लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियां क्या-क्या है और किन बिंदुओं के आधार पर हम लोकतंत्र की उपलब्धियों को जांचते हैं। उसके बाद हमने देखा कि
लोकतंत्र की उपलब्धियों को जांचने का एक तरीका है असमानता और गरीबी में कमी। दोस्तों, लोकतंत्र मोटे तौर पर असमानता और गरीबी में कमी नहीं ला पाया है, बल्कि लोकतंत्र में आर्थिक असमानताएं बढ़ी हैं। लेकिन दोस्तों, हमें ये याद रखना जरूरी है कि लोकतंत्र राजनीतिक समानता पर बनी हुई एक शासन प्रणाली है, न कि आर्थिक समानता पर बनी हुई एक शासन प्रणाली। दोस्तों, उसके बाद हमने सामाजिक विभिन्नताओं में सामंजस्य के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि कैसे लोकतंत्र एक सबसे अच्छी शासन प्रणाली है जो किसी समाज से सामाजिक विविधताओं को दूर करती है, और कैसे वो एक समाज में सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य बिठाने में कारगर है। उसके बाद हमने नागरिकों की गरिमा और आजादी के बारे में चर्चा की। हमने जाना कैसे लोकतंत्र में नागरिकों को उनकी गरिमा और आजादी मिलती है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। इस वीडियो लेक्चर को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए अपनी एनसीईआरटी की बुक लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 से इस पाठ को जरूर पढ़ें। दोस्तों, अगले वीडियो लेक्चर में हम इस पाठ के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। मेरी आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो लेक्चर में। अगले वीडियो लेक्चर तक के लिए बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उपसय संयोजन यौगिक का चौथा भाग समझेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि उपसय संयोजन यौगिकों में रंग क्या होता है, जिसके बाद हम देखेंगे कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की सीमाएं क्या होती हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उपसय संयोजन यौगिकों में रंग क्या होता है। दोस्तों, संक्रमण धातुओं के संकुलों की एक विशेषता उनके रंगों का विस्तृत प्रसार है। इसका अर्थ ये है कि जब श्वेत प्रकाश प्रतिदर्श में से होकर बाहर निकलता है तो उसका कुछ भाग अवशोषित कर लेते हैं, अतः बाहर निकलने वाला प्रकाश अवश्वेत नहीं रहता है। संकुल का रंग वह दिखाई देता है जो उसके द्वारा अवशोषित रंग का पूरक होता है। पूरक रंग अवशेष तरंगदैर्ध्य द्वारा उत्पन्न होता है। दोस्तों, यदि सकुल हरा रंग अवशोषित करता है तो यह लाल दिखाई पड़ता है। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये कुछ विभिन्न प्रकार के अवशोषित तरंगदैर्ध्य तथा परीक्षित रंग के मध्य संबंध यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। दोस्तों, संक्रमण धातु आयन के डी कक्षकों के बीच इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण से रंग का उत्पन्न होना हमारे दैनिक जीवन में अक्सर दिखाई पड़ता है।
माणिक्य मतलब रूबी, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, लगभग 0.5 तथा 1% क्रोमियम 3 जमा आयन D3 युक्त एल्यूमीनियम ऑक्साइड है, जिसमें एल्यूमीनियम 3 जमा के स्थान पर क्रोमियम 3 जमा आयन कहीं कहीं बेतरतीब स्थित रहते हैं। दोस्तों, माणिक्य रत्न मोगांक मतलब म्यांमार से प्राप्त संगमरमर में पाया जाता है तथा जैसा कि आप इस दूसरे चित्र में देख सकते हैं, ये पन्ना है जो कि कोलंबिया के म्यूजियम में पाया जाता है। इसमें क्रोमियम 3 जमा आयन खनिज बेरिल में अष्टफलिकीय स्थानों पर स्थित होते हैं। माणिक्य का पीला, लाल तथा नीला अवशोषण बैंड उच्चतर तरंगदैर्घ्य की ओर विस्थापित होता है। इसके कारण पन्ने से हरे रंग के क्षेत्र वाला प्रकाश प्रकाशित होता है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की सीमाएं क्या हैं। दोस्तों, जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियो में क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसके अनुसार हम जानते हैं कि धातु लिगेंड आबंध आयनिक होती हैं, जो केवल धातु आयन तथा लिगेंड के मध्य स्थिर वैद्युत अन्योन क्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की सीमाएं क्या-क्या होती हैं। दोस्तों, क्रिस्टल क्षेत्र मॉडल के द्वारा उपसे संयोजन यौगिकों से बनने, उनकी संरचना, रंग तथा चुंबकीय गुणों का काफी हद तक सफलतापूर्वक हम समझा सकते हैं, परंतु इन अवधारणाओं से लिगेंड बिंदु आवेश है, ऐसा प्रतीत होता है कि ऋणायन लिगेंड द्वारा डी कक्षकों का विपाटन सर्वाधिक होना चाहिए, जबकि ऋणायन लिगेंड वास्तव में स्पेक्ट्रोरासायनिक श्रेणी के निचले सिरे पर आते हैं। इससे अतिरिक्त यह सिद्धांत लिगेंड तथा केंद्रीय परमाणु के मध्य आबंध की सहसंयोजक प्रवृत्ति का संज्ञान नहीं लेता। ये क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की कुछ कमजोरियां हैं, जिन्हें लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत तथा आणविक कक्षक सिद्धांत द्वारा समझाया जा सकता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि धातु कार्बोनिलों में आबंधन क्या होता है। दोस्तों, होमोलैक्टिक कार्बोनिल में अधिकतर संक्रमण द्वारा धातुएं निर्मित होती हैं। इन कार्बोनिलों की संरचना सरल तथा सुस्पष्ट होती है। टेट्रा कार्बोनिल एक चतुफलकीय है तथा पेंटा कार्बोनिल आयरन त्रिकोणीय द्विपिरामिडी है, जबकि हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम अष्टफलकीय है, जैसा कि आप इन चित्र में देख सकते हैं। दोस्तों, धातु कार्बोनिलों के धातु कार्बन आबंध में सिग्मा तथा पाई दोनों के गुण पाए जाते हैं। मेटल कार्बन सिग्मा आबंध कार्बोनिल समूह के कार्बन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युगल को धातु के रिक्त कक्षक में दान करने से बनता है। मेटल कार्बन पाई धातु के डी कक्षकों में से एक इलेक्ट्रॉन युगल को कार्बन मोनोऑक्साइड के रिक्त प्रति आबंधन पाई स्टार कक्षक के दान करने से बनता है। धातु से लिगेंड का आबंधन एक सक्रियशीलता का प्रभाव उत्पन्न करता है, जो CO व धातु के मध्य आबंधन को मजबूत बनाता है। दोस्तों, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, यह एक कार्बोनिल सकुल में सक्रियशीलता आबंधन अन्योन क्रिया का उदाहरण है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उपसह संयोजन यौगिकों का स्थायित्व क्या होता है। दोस्तों, स्थायित्व का अर्थ होता है साम्य अवस्था पर भाग ले रही दो स्पीशीज के मध्य सगुणन की मात्रा का मान। सगुणन के लिए साम्य स्थिरांक का परिमाण गुणात्मक
रूप से स्थायित्व को प्रकट करता है। तो दोस्तों, अगर हम इस प्रकार से कुछ अभिक्रिया ले तो साम्य स्थिरांक का मान जितना अधिक होगा, Ml4 की विलयन में मात्रा उतनी ही अधिक होगी। विलयन से मुक्त धातु आयनों का अस्तित्व विरले ही होता है। अतः M सामान्यतः विलायक अणुओं से घिरा होता है जो लिगेंड L से प्रतिस्पर्धा करेंगे तथा धीरे धीरे उनसे प्रतिस्थापित हो जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर ये 4 स्थायित्व स्थिरांकों को देख सकते हैं, जिसमें यहाँ पर K1, K2, Kn आदि को पदश स्थायित्व स्थिरांक कहा जाता है। दूसरे रूप में M तथा L से MlN के विचरण के लिए समग्र स्थायित्व स्थिरांक बीटा को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। दोस्तों, उपसय संयोजन यौगिकों के अस्थायित्व स्थिरांक अथवा वियोजक स्थिरांक विचरण स्थिरांक के व्यक्तक्रम होते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उपसय संयोजक यौगिकों के गुण तथा उपयोग क्या क्या होते हैं। दोस्तों, इनका उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है, जैसे कि सिस्प्लैटिनम का उपयोग ट्यूमर के निदान में किया जाता है। शरीर में कॉपर की अधिकता को कम करने के लिए डी पेंसिल एमीन से क्रिया की जाती है। लेड के विषैलेपन को दूर करने के लिए EDTA काम में लिया जाता है। शरीर में आयरन की अधिकता को कम करने के लिए डेस फेरिऑक्सिम बी काम में लाया जाता है। दूसरा है जैव प्रणालियों में। पेड़ पौधों में उपस्थित क्लोरोफिल Mg2 जमा आयन का सकुल यौगिक है, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होता है। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन Fe2 जमा आयन का सकुल यौगिक है, जो शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। विटामिन B12 में साइनोकोबाइलेमिन पाया जाता है, जो कोबाल्ट का सकुल यौगिक है। यह प्रतिप्रणाली अरक्तता कारक है। तीसरा है उद्योगों में। विल्किंसन उत्प्रेरक का IUPAC नाम क्लोरिडोट्रिस ट्राइफेनिल फॉस्फीन रेडियम 1 है। यह एल्कलीन का हाइड्रोक्सीकरण करता है। धातुओं की सतह पर Ag तथा Au की परत चढ़ाने के लिए निम्न सकुल आयन काम में आते हैं। फोटोग्राफी में फिल्म नेगेटिव पर AgBr के कण लगे रहते हैं। इस फिल्म को हाइपो के विलयन में डुबो देते हैं, जिससे AgBr के कण हट जाते हैं। धातु निष्कर्षण में अशुद्ध निकल का शोधन मान विधि से करते हैं। Ag तथा Au का निष्कर्षण नीलाक्षण विधि से किया जाता है। चौथा है गुणात्मक विश्लेषण में, मतलब क्वालिटेटिव एनालिसिस। निकल 2 जमा आयन डाइमेथाइल ग्लाइल ऑक्सीन की क्रिया करके सकल यौगिक का निर्माण करते हैं, जिससे निकल 2 जमा आयन की पहचान की जाती है। कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम 2 जमा व मैग्नीशियम आयन की पहचान EDTA द्वारा की जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने उपसह संयोजन यौगिकों का रंग के बारे में पढ़ा, जिसके बाद हमने उपसह संयोजक यौगिकों के गुण तथा उपयोग देखे। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये पूरा अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इन सारे विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद। माणिक्य खालिस्तान से प्राप्त संगमरमर में पाया गया है। कोलंबिया,
उत्तर प्रदेश, मोगान, म्यांमार, ऊपर में से कोई भी नहीं। कोलंबिया के म्यूजियम में क्या पाया गया है? अन्ना, माणिक्य, ए तथा बी दोनों, ऊपर में से कोई भी नहीं। इनमें से कौन सा अश्वलिकीय यौगिक है? CONH3 6 3 जमा, निकल CN4 2 घटा, COF6 A तथा C दोनों। साम्यावस्था पर भाग ले रही दो स्पीशीज के मध्य सघूर्णन की मात्रा का मान क्या होता है? स्थायित्व, आयनन समावयवता, ज्यामिति समावयवता, ऊपर में से कोई भी नहीं। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत द्वारा क्या सफलतापूर्वक समझाया जा सकता है? संरचना, रंग, चुंबकीय गुण, ऊपर के सभी। मानव स्वास्थ्य और रोग। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रतिरक्षा और उनके प्रकार और लसिकाभ अंग। प्रतिरक्षा। आपने कभी सोचा है कि हम हर दिन कितने संक्रामक कारकों का सामना करते हैं? हर दिन एक मनुष्य का शरीर 100 से भी अधिक प्रकार के रोगजनक का सामना करता है, परंतु फिर भी हम हर दिन बीमार नहीं पड़ते हैं। कभी सोचा है क्यों? इसका जवाब है मनुष्य का प्रतिरक्षा तंत्र। पर प्रतिरक्षा परपोषी के रोग कारक जीवों से लड़ने की क्षमता है जो उसे प्रतिरक्षा तंत्र के कारण मिली है। उसे प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी कहते हैं। प्रतिरक्षा 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है सहज प्रतिरक्षा या इनेट इम्यूनिटी। यह प्रतिरक्षा का सबसे पहला कदम है। यह एक प्रकार का अविशिष्ट रक्षा है जो जन्म से मनुष्य में होता है। सहज प्रतिरक्षा हमारे शरीर में रामकारकों के प्रवेश के सामने विभिन्न प्रकार के रोध खड़ा करने से हासिल होता है। यह किसी भी रोगजनक में फर्क नहीं करता। सहज प्रतिरक्षा में 4 प्रकार के रोध होते हैं। सबसे पहले आता है शारीरिक रोध या फिजिकल बैरियर। त्वचा प्रथम रोध है जो सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकता है। श्वसन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल लाइनिंग के एपिथेलियम का श्लेष्म आलेप शरीर में घुसने वाले रोगाणुओं को रोकता है। कायकीय रोध या फिजियोलॉजिकल बैरियर। लाइसोसोम आंखों के आंसू में और आमाशय में आम्ल ये शरीर के रोगाणुओं से हमें बचाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल पाथ के माइक्रोफ्लोरा भी रोगजनक को बढ़ने का मौका नहीं देते। कोशिकीय रोध या सेल्यूलर बैरियर। रक्त में कई प्रकार के श्वेताणु या WBC होते हैं जो कोशिकीय रोग में प्रमुख होते हैं। सहज प्रतिरक्षा में मदद करने वाले श्वेताणुओं को फैगोसाइट्स कहते हैं। सबसे पहले है न्यूट्रोफिल्स जो चोट लगने पर उस स्थान पर पहुंचते हैं रक्त द्वारा और फिर यह धमनियों से निकलकर, जिसे हम डायपेटिसिस कहते हैं, वह रोगाणुओं तक पहुंचते हैं। रोगाणुओं तक पहुंचकर उसका भक्षण कर खुद मर जाते हैं, जिससे पस का उत्पादन होता है। दूसरा है बृहद भक्षकाणु जो किसी भी प्रकार के रोगाणुओं का भक्षण कर सकता है। रक्त में इनकी मात्रा न्यूट्रोफिल्स की मात्रा से काफी कम होती है। इसकी मृत्यु करीब 100 रोगाणुओं का खात्मा करके होता है। बृहद भक्षकाणु कैंसर कोशिकाओं को भी मारने की कोशिश करता है। तीसरा है प्राकृतिक मारक सेल्स जो रोगाणुओं को स्कैन करते हैं और जिस रोगाणु में उनमें खतरा मिलता है वह उनके खिलाफ एंटीबॉडी बनाकर उन्हें खत्म कर देते हैं। प्रतिरक्षा का दूसरा प्रकार है उपार्जित प्रतिरक्षा। यह प्रतिरक्षा जन्म से मनुष्य में नहीं होता। एक मनुष्य अपने जीवन काल में यह प्रतिरक्षा उपार्जित करता है। जो रोग मनुष्य में एक बार हो चुका है, उपार्जित प्रतिरक्षा इसकी स्मृति रखकर मनुष्य
को दूसरी बार इसी रोग से प्रतिरोध करने में मदद करता है। यह रोगजनक विशिष्ट है। यह प्रतिरक्षा हमारे रक्त में मौजूद 2 प्रकार के लसिकाणु से होता है। पहला टी लसिकाणु, जो रोगजनक के प्रभाव पड़ने के बाद काम करते हैं, इसीलिए उसे कोशिकीय माध्य प्रतिरक्षा कहते हैं। दूसरा है बी लसिकाणु, जो रोगजनक के प्रभाव पड़ने से पहले काम करते हैं, इसे तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया कहते हैं। अब टी लसिकाणु के कुछ खास प्रकार होते हैं, जैसे कि सहायक टी सेल्स 2 प्रकार के लसिकाणु बनाते हैं। इफेक्टर टी सेल्स, जो दूसरे लसिकाणु को रोगजनक की जानकारी देता है, जो शरीर के प्रति बेहतर प्रतिरोध करने में मदद करता है। दूसरा है मेमोरी टी सेल्स, जो रोगजनक के एंटीजन को याद रख उपार्जित प्रतिरक्षा में मदद करता है। कभी कभी कुछ लसिकाणु रोगजनकों से लड़ते हुए नष्ट हो जाते हैं। तब आते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, जो इन्हें मार देते हैं और खत्म कर देते हैं। अब बी लसिकाणु कैसे लड़ते हैं? यह हमारे रक्त में प्रोटीनों की सेना उत्पन्न करते हैं ताकि वे रोगजनक से लड़ सके। इन प्रतिरक्षी प्रोटीन को एंटीबॉडीज कहते हैं या प्रतिरक्षा अणु भी कहा जा सकता है। एंटीबॉडी दूसरे मैक्रोफेज या बृहदभक्षकाणु को मारने का संकेत देते हैं। मेमोरी बी लसिकाणु और टी लसिकाणु रोगजनक के एंटीजन को याद रखकर उपार्जित प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। सहज प्रतिरक्षा हमारे शरीर में तुरंत काम करता है, परंतु जब रोगजनक शरीर को ज्यादा हानि पहुंचा देता है, तब उपार्जित प्रतिरक्षा प्रतिरोध में मदद करता है। उपार्जित प्रतिरक्षा में कई दिन लग जाते हैं। अब बात करते हैं प्राकृतिक प्रतिरक्षा के बारे में। जब मनुष्य में प्रतिजन या एंटीजन प्राकृतिक तौर पर प्रवेश करता है, तो उसके खिलाफ जो प्रतिरक्षा होता है उसे प्राकृतिक प्रतिरक्षा कहते हैं। प्राकृतिक प्रतिरक्षा 2 प्रकार के होते हैं, सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। जब हमारा शरीर अलग अलग प्रकार के रोगजनक के संक्रमण में आता है, तब सक्रिय प्रतिरक्षा किस प्रकार काम करता है? सक्रिय प्रतिरक्षा में इन रोगजनक के खिलाफ 2 सबसे महत्वपूर्ण कोशिकाएं टी लसिकाणु और बी लसिकाणु प्रतिजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाकर रोगजनक को नष्ट कर देते हैं। अब निष्क्रिय प्रतिरक्षा कैसे होती है? निष्क्रिय प्रतिरक्षा में शरीर के लसिकाणुओं को एंटीबॉडी बनाने की जरूरत नहीं होती। प्रतिजन के खिलाफ शरीर में पहले से ही एंटीबॉडी होती है। नवजात शिशु में निष्क्रिय प्रतिरक्षा अहम होता है। एंटीबॉडीज माता के दुग्ध श्रवण में पीयूष या कोलेस्ट्रॉम से आता है। अब कृत्रिम प्रतिरक्षा, जब मनुष्य में प्रतिजन का किसी माध्यम से प्रवेश करवाया जाए, तो उसके खिलाफ जो प्रतिक्रिया होती है उसे कृत्रिम प्रतिरक्षा कहा जाता है। इसका उदाहरण है टीकाकरण या वैक्सीनेशन। प्रतिजन के प्रवेश पर रक्त में मौजूद लिम्फोसाइट्स या बी लसिकाणु उनके विरुद्ध एंटीबॉडी बनाते हैं, जिससे कि एंटीबॉडी एंटीजन प्रतिक्रिया होती है। इसे प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया या इम्यून रिस्पॉन्स कहा जाता है। टीकाकरण में निष्क्रिय या दुर्बल रोगजनक के प्रतिजन को निर्मित शरीर में प्रवेश कराया जाता है। इन प्रतिजन के विरुद्ध प्रतिरक्षियां एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया प्रभावित करते हैं। इस प्रतिक्रिया को मेमोरी बी और टी सेल्स याद रखते हैं। इस प्रक्रिया को प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया कहते हैं। अब मनुष्य के जीवन काल में अगर किसी रोग के प्रतिजन से संक्रमण हो जिसका उस व्यक्ति ने पहले से ही टीका ले लिया है, तब वह व्यक्ति उस रोग से संक्रमण से आसानी से बच सकता है, क्योंकि मेमोरी बी और टी सेल्स रोगजनक को जल्दी पहचान लेते हैं और प्रतिरक्षियों के भारी उत्पादन से हमलावर को हरा देती है। इसे द्वितीय प्रतिरक्षा अनुक्रिया कहते हैं। एलर्जी। एलर्जी स्व प्रतिरक्षा पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अंतर्रंजित अनुक्रिया एलर्जी कहलाती है।
एलर्जी मास्ट कोशिकाओं से हिस्टामिन और सेरोटोनिन जैसे रसायनों के निकलने के कारण होती है। किसी भी जीवाणु के संक्रमण में आने से हमारा प्रतिरक्षा तंत्र बी लसिकाणु को संदेश देता है, जो IgE प्रतिरक्षा अणु एंटीबॉडी को खून में छोड़ देता है, जो इस रोगाणु के प्रति हानिकारक होता है। IgE एंटीबॉडी फिर रक्त के द्वारा मास्ट सेल्स को जाके सक्रिय करते हैं। मास्ट सेल्स इसके प्रति हिस्टामिन का उत्पादन करते हैं। हिस्टामिन की मात्रा बढ़ने पर शरीर की धमनियों में रिसाव आने लगता है, जिससे न्यूट्रोफिल्स धमनियों से निकलकर रोगाणु से लड़ते हैं। परंतु कभी-कभी मनुष्य का शरीर अहानिकारक चीजों को रोगजनक समझ लेता है और यह पूरी प्रतिक्रिया सिर्फ सामान्य वस्तु के खिलाफ होती है। इसे एलर्जी कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति ऐसे प्रतिरक्षित अनुक्रिया होती है उन्हें एलर्जन कहलाते हैं। एलर्जी के लक्षण में आते हैं छींकना, पनीली आंखें, बहती नाक, सूजन, खुजली, डायरिया या सांस लेने में कठिनाई। परंतु कभी कभी एलर्जी जानलेवा हो जाती है। इसे हम एनाफिलैक्सिस कहते हैं। एनाफिलैक्टिक शॉक के दौरान श्वसन पथ में सूजन हो जाती है, जिसके कारण सांस लेने में बाधा होती है। साथ में रक्तचाप में गिरावट होने लगती है, इसलिए यह जानलेवा हो सकती है। प्रतिहिस्टामिन एलर्जी को रोकने में मदद करती है। स्टेरॉइड भी एलर्जी को रोक सकता है। एनाफिलैक्सिस में एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन शॉट देना आवश्यक है, क्योंकि इससे रक्तचाप बढ़ता है और सांस लेने में सुविधा होती है। स्वप्रतिरक्षा। स्मृति उपार्जित प्रतिरक्षा अपनी कोशिकाओं और विजातीय जीवों के बीच फर्क कर सकता है। आनुवांशिक और अज्ञात कारणों से शरीर अपनी कोशिकाओं पर हमला कर देती है। इसके फलस्वरूप शरीर को क्षति पहुंचती है और इसे स्वप्रतिरक्षा रोग कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस या MS, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लूपस और वेगनर्स ग्रैन्युलोमाटोसिस। लसिकाभ अंग। जिन अंगों में लसिकाणुओं की उत्पत्ति और परिपक्वन या मैच्योरेशन और प्रचुरोद्भवन या प्रोलिफरेशन होता है, उन्हें हम लसिकाभ अंग कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले प्राथमिक लसिकाभ अंग। यहाँ अपरिपक्व या इमैच्योर लसिकाणु प्रतिजन संवेदनशील में विभाजित होते हैं। आसान शब्दों में यहाँ लसिकाणुओं का परिपक्वन होता है। इनके उदाहरण है अस्थिमज्जा और थाइमस। दूसरा होता है द्वितीय लसिकाभ अंग। यहाँ लसिकाणुओं की प्रतिजन के साथ पारस्परिक क्रिया होती है, जो बाद में प्रचुर संख्या में उत्पन्न होकर प्रभावी कोशिकाएं बन जाती हैं। इनके उदाहरण है कुछ इस प्रकार: प्लीहा, लसिका ग्रंथियां, टॉन्सिल, क्षुदांत्र के पेयर पैच और परिशेषिका। अस्थिमज्जा मुख्य लसिकाभ अंग है, जहां लसिकाणु समेत सभी रुधिर कोशिकाएं उत्पन्न होती है। यह श्वेताणु के मैच्योरेशन के लिए सूक्ष्म पर्यावरण मुहैया करता है। थाइमस जन्म के समय अस्थिमज्जा से भी ज्यादा मुख्य होता है। यह जहां तिलक्षाणु का परिपक्वन होता है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ थाइमस का आकार घटता रहता है और यौन अवस्था में थाइमस की जगह अस्थिमज्जा मुख्य लसिकाभ अंग बन जाता है। प्लीहा में सूक्ष्म जीवों को फंसाकर फिल्टर के रूप में काम करता है। इसमें मुख्य रूप से लसिकाणु और भक्षकाणु होते हैं। लसिका ग्रंथियां छोटे ठोस संरचनाएं होती है, जो लसिका तंत्र पर भिन्न भिन्न स्थलों पर स्थित हैं।
जो सूक्ष्म जीव या दूसरे प्रतिजन लसिका और ऊतक तरल में आ जाते हैं, लसिका ग्रंथियां उन्हें फांस लेती है। लसिका ग्रंथियों में फंसे प्रतिजन वहां मौजूद लसिकाणुओं के संक्रियण और प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी है। तो फिर हम लोगों ने इस वीडियो में क्या क्या सीखा? सबसे पहले शरीर अपनी प्रतिरक्षा कैसे करता है, और दूसरा शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र और विभिन्न लसिका अंग के बारे में हमने पढ़ा। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे एड्स और कैंसर के बारे में। अब के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि डिजिसात के आज के एपिसोड में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। तो आज हमने 10वीं कक्षा में पढ़ा साइंस का अध्याय जीव जनन कैसे करते हैं और सोशल साइंस का अध्याय लोकतंत्र के परिणाम। फिर हमने 12वीं कक्षा में पढ़ा केमिस्ट्री का चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और बायोलॉजी का चैप्टर मानव स्वास्थ्य और रोग। चलिए अब हम देखते हैं कि हम कल क्या पढ़ेंगे। तो हम कल 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले हैं इंग्लिश के राइटिंग सेक्शन से इनफॉर्मल लेटर राइटिंग और हिंदी व्याकरण से अव्यय। फिर हम 12वीं कक्षा में पढ़ेंगे गणित का अध्याय इंटीग्रल्स और फिजिक्स का अध्याय अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिटी, पदार्थ, युक्तियां तथा सरल परिपथ। एक जरूरी सूचना इस एपिसोड की जो अभी आपने देखी, इसका पुनः प्रसारण YouTube पर किया जाएगा इकोवेशन के चैनल पर ठीक 3 बजे। तो यदि आप इस एपिसोड को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं या इसे पुनः देखना चाहते हैं तो YouTube पर डिजिसात इकोवेशन सर्च करके आप इस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।